आज हमारे रडार पर 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली, सेक्युलर सिविल कोड पर, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी या सेक्युलर सिविल कोड का एक बार फिर से विरोध करते हुए कहा कि हम तो शरिया कानून के साथ समझौता किसी भी तरह से नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनको याद दिला दिया कि मुसलमान अब देश में अल्पसंख्यक है ही नहीं। अड़ी के रडार पर दूसरी खबर झारखंड से है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता चंपई सोरेन ने पार्टी पर अपमान का आरोप लगाया है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो बीजेपी जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे या फिर अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। और तीसरी खबर ममता दीदी के पश्चिम बंगाल से, जहां सीबीआई मुख्य आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट कर रही है, तो कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के ही सांसद को नोटिस भेज दिया है गलत खबर फैलाने के आरोप में। पर सबसे बड़ा सवाल वहां यह उठ रहा है कि क्या सबूतों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इन 3 बड़ी खबरों में आज अड़ी का मुद्दा है, क्या एक बार फिर से चल निकला है ऑपरेशन लोटस। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और क्या आप चुनाव जीतने का यही होगा फोकस। और यह खबर क्यों? इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 5 महीने के लिए झारखंड के सीएम रहे चंपई सोरेन ने एक्स पोस्ट एक ऐसी लिखी जिससे तहलका मच गया। चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा बहुत अपमान किया गया और अब मैं विकल्प तलाश रहा हूं। एक्स पर जाहिर किए गए उनके गुस्से के साथ साथ कोलकाता के रास्ते उनके दिल्ली आने से अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या वो विकल्प जिसकी चंपई सोरेन ने बात की है, वो विकल्प भारतीय जनता पार्टी होगी। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे? चंपई सोरेन ने अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तस्वीर लगभग साफ कर दी है। उन्होंने कल एक्स पर क्या लिखा आपको बता देती हूं। उन्होंने कहा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। चंपई सोरेन ने पार्टी से अपनी नाराजगी के कई वजह बताई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हूल दिवस के बाद पार्टी ने मेरे सारे कार्यक्रम रद्द करवा दिए और गठबंधन ने 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुला करके मुझसे इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि वो अपने आंसू भी नहीं संभाल पाए। उनको ये समझ में नहीं आया कि वो अपनी व्यथा किसको सुनाए। पहले बात थी कि विधायक दल की बैठक सीएम बुलाते हैं, लेकिन यहां गठबंधन ने बुलाया। दूसरी बात, चंपई सोरेन जो सीएम थे उन्हें बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। इस तरह सिलसिलेवार अपमान के चलते चंपई ने पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की और अलग रास्ते पर जाने का वैकल्पिक मजबूरी बताई है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन अब आगे क्या करेंगे ये बात साफ नहीं है। इस सवाल का जवाब उनकी पोस्ट में है। उन्होंने 3 विकल्प जाहिर किए। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो ही रही है। कांग्रेस और जेएमएम साफ साफ ये कह रहे हैं, संजय राउत भी ये कह रहे हैं कि ये तो भाजपा का मॉडल रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र में किया, उन्होंने अन्य कई राज्यों में भी किया। वो बस चाहते हैं कि पार्टी तोड़े और अपने साथ नंबर और विधायकों को जोड़े। हेमंत सोरेन ने एक कदम आगे जाकर के ये भी कहा कि पार्टी तो दूर की बात है, अब भाजपा परिवार को तोड़ने पर भी उतर आई। चंपई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं और काफ़ी दुखी लग रहे हैं। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपनी विचारधारा के ठीक विपरीत काम कैसे कर सकता है?
भैया तो कोई ईडी है का खेल है या कोई सीडी का खेल है, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो भी हो, दबाव में आकर आप अपनी पूरी विचारधारा बदल दें, ये बड़ा अफसोस की बात होती है कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनको समय, टाइम चाहिए। देखिए चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज पद्मजा के प्रश्न है बहुत ही आसान। क्या एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस यानी कि ऑपरेशन कमल चालू आहे और अब उसने रुख किया है झारखंड का, या फिर खुद चंपई सोरेन परेशान होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं और इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर? क्या ये ईडी का खेल है या सीडी का खेल है? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, किशोर तिवारी प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, डॉक्टर तनुज खत्री प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, आकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार और जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेरे साथ हैं नोएडा के स्टूडियो में। गुरु प्रकाश पासवान, सबसे पहला सवाल तो आप ही से पूछा गया है, ईडी काम कर गई या सीडी काम कर गई? आपने परिवार अब तोड़ा है पार्टी के बाद। नहीं पद्मजा, देखिए बहुत दुख होता है और बहुत मन व्यथित होता है जब इतने वरिष्ठ नेता के विषय में ऐसा कहा जाता है। मुझे लगता है कि चंपई दा के जो पोस्ट है उस पोस्ट में सब व्यथा उनकी सामने आ गई है, उनके शब्द हैं, और मैं आपका आभारी हूं पद्मजा कि आपने उस पोस्ट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है शब्दशः, उनके शब्द हैं कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। एक मुख्यमंत्री से एक विधायक दल के विषय में बैठक होती है और उनसे पूछा तक नहीं गया। हूल दिवस, आदिवासियों के सम्मान और अस्मिता का एक दिवस होता है, उस हूल दिवस के अगले दिन आदिवासी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है। यह आदिवासियों का अपमान है, ये सिर्फ और सिर्फ चंपई दा का अपमान नहीं है, ये पूरे देश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान है पद्मजा। और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको दलित आदिवासी पसंद नहीं आते हैं, दूर रहना चाहते हैं। आदिवासी की बेटी पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचती है तो ये लोग विरोध करते हैं। एक वास्तव में एक जमीन से निकला हुआ नेता, दशकों अपने जीवन का आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर देने वाला नेता, अगर वो मुख्यमंत्री बनता है तो इनको दिक्कत होती है। पद्मजा, आपको याद होगा एक बहुत बड़ी रैली हुई थी रांची में, उल गुलान उसका नाम दिया था। उस उल गुलान की रैली में चंपई दा के साथ कैसा व्यवहार किया गया था? आज पूरा देश, संपूर्ण आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज मजबूती के साथ चंपई दा के साथ खड़ा है। और इसको आप लोग अलग अलग शब्द दे करके, ईडी सीडी दे करके, ये बोल करके इस मामले को डेविएट करने की आवश्यकता नहीं है। ये आदिवासियों के सम्मान, आदिवासियों के अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। आदिवासियों का सम्मान, लोग हैं, आदिवासियों के सम्मान पर तब ठेस नहीं पहुंची थी जब आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया 17 उसके और कई महीनों के बाद फिर उनको कोर्ट ने बेल दे दी। और इसी का खामियाजा, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसी का खामियाजा, कुछ आपको आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्या इसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इसीलिए चंपई सोरेन से शायद अब आपकी बातचीत जारी है। आपको पता होगा कि 14 सीटें हैं लोकसभा में झारखंड में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी उन 14 में से सिर्फ 8 ही सीटें जीत पाई। सबसे जरूरी बात यह है कि पांचों की पांचों सीटें जो कि आरक्षित हैं आदिवासी समाज के लिए, वो पांचों सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खूंटी, लोहरडागा, चाईबासा, राजमहल और डुमका में तो खुद सोरेन परिवार की बहू दुर्गा सोरेन की जो विधवा हैं, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके आपका दामन थामा था, आपने उनको टिकट दिया, फिर भी हार गई। आदिवासी वोट आपसे छिटक चुका है, इसलिए अब चंपई सोरेन के सम्मान की बात आपको याद तो नहीं आ रही गुरु प्रकाश जी? नहीं, देखिए पद्मजा, आपने बहुत सही सवाल किया है। हम लोग आज भी झारखंड में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा की दृष्टि से। 14 में से 9 सांसद हमारे हैं। आपका कहना यह है कि 9 सांसदों में आदिवासी समाज के लोग रहते ही नहीं है क्या? झारखंड में कुल 81 में से 54 विधानसभा में हमें लीड मिली है, हमको लोगों ने जनादेश दिया है, हमको आशीर्वाद दिया है। और आदिवासी समाज की बात हो पद्मजा, झारखंड की बात हो, झारखंड का निर्माण किसने करवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था।
बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस किसने घोषित किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पर जो झारखंड के गुरुजी हैं उनके ही तो सुपुत्र को आपने जेल में पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने किया फिर था। आपने उनके परिवार को तोड़ दिया, सीता सोरेन जी को अपनी पार्टी में ले आए। देखिए, लोग नाराज होंगे। पद्मजा, नहीं देखो पद्मजा, गुरुजी का बहुत सम्मान है, गुरुजी ने जेएमएम मूवमेंट को खड़ा किया है, लेकिन एक पिता का पुत्र होने से लालू जी कहते थे ना कि रानी के पेट से राजा निकलेगा क्या? गुरुजी का बेटा हो गए तो वो झारखंड के सबसे काबिल व्यक्ति हो गए क्या? गुरुजी का बेटा होना झारखंड के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो गए क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे। अरे गुरुजी के साथ कंधे से कंधे मिला करके चंपईदा खड़े थे, हेमंत जी नहीं खड़े थे। और हेमंत जी जेल में क्यों गए थे? हेमंत जी कोई आंदोलन में जेल में गए थे क्या? अपने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद को माइनिंग आवंटन कर लिया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी, इसलिए वो जेल गए थे। और झारखंड की जनता इस बार पद्मजा मूड बना चुकी है कि आदिवासी के नाम पे लोगों को ठगना बंद करिए अब आप। झारखंड की जनता, संपूर्ण आदिवासी समाज मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। डॉक्टर तनुज खत्री, खुद चंपई सोरेन ने इतना लंबा चिट्ठा लिख करके उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या किया गया। कुछ उनके अंश आपको पढ़ के सुना देती हूं। मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया। सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, ऐसा उन्हें बताया गया। जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें अचानक कहा गया कि भाई हम विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं, अब आप किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते। विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान ही मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसका सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पे क्यों फोड़ रहे हैं? वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे को इतना अपमानित किया गया कि अब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। देखिए, वो जो कह रहे हैं उनको आजादी है कहने की, लेकिन इन सब के बीच में ये भारतीय जनता पार्टी इतना उतावला क्यों हो रही है? इनको चंपई दा अब याद आ रहे हैं। तब आप कहां थे जब हेमंत सोरेन जी को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, आपने 5 महीनों तक बिना किसी आरोप के, झूठ मत बोलिए चैनल पर, कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ, कोई सबूत नहीं जुटा पाया, और 5 महीने तक उनको अरेस्ट करवा के ईडी से अरेस्ट करवाया। सर अभी चंपई जी की बात कर लेते हैं ना। हेमंत जी पे तो कितनी हमने बात की, अब चंपई जी की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन कमल चल रहा है, पर वो तो खुद ही अपनी मर्जी से जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से दिल्ली आए हैं। पद्मजा जी, बोलना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि उनके जो काबिल प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, लंबी लंबी डींगे हाँक के जाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना। कौन सा माइनिंग लीज? अरे आपकी ईडी ने उनको अब सबूत नहीं दे पाए। आपकी ईडी ने, बिल्कुल आपकी ईडी, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, आपने 5 महीने तक हिसाब मांग रही है झारखंड की जनता। 5 महीने आपने लिया और 5 की 5 सीट ट्राइबल की छीनने का काम किया। अरे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने वोट से जीते हैं ना, उससे ज्यादा वोट से इन 5 चुनाव। बिल्कुल सही कहा आपने, पर जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार से कम सीटें आई, उनको आपने, हेमंत जी को बेल मिलते ही उनको पद से हटा दिया। वो कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो इतने अच्छे काम किए, मैंने इतनी ज्यादा सीटें दिलाई, उसके बावजूद देखिए मेरा क्या हश्र किया गया। हेमंत सोरेन जी सैर सपाटा पर नहीं गए थे, उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी कि दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। यही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया था, गिरफ्तार किया था, और तब वही हेमंत सोरेन जी ने अपने हाथों से चंपई सोरेन जी का नाम लिखा था, प्रस्तावित किया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2019 का जनादेश था, वो हेमंत सोरेन जी के नाम से का जनादेश था। और जो आने वाला जनादेश होगा 2024 का, कल अगर चुनाव हो जाए ना, तो भारतीय जनता पार्टी परसों उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोई नेता नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप जो उन्होंने पत्र लिखा है उसके जो हम वो अंश पढ़ करके सुना रहे हैं, उनका जवाब दीजिए ना। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं मुझे बिना एजेंडा बुलाए बैठक बुला ली, मुझे एजेंडा नहीं बताया, मुझसे कहा चलिए भाई इस्तीफा दे दीजिए। देखिए वो एक सीनियर लीडर है, और मैं बिल्कुल, वो कह रहे हैं मैं सबसे सीनियर हूं, शिबू सोरेन जी के बाद सबसे सीनियर लीडर मैं हूं। आज मेरे को इतना बुरा हाल है कि मैं अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं। वो सारी चीजें सामने आएंगी ना,
अभी क्या स्थिति है आज के समय में, वो कहाँ है ये पूछिए जरा भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, ठीक है, एक बार चले मैं गए क्या भाजपा में? हाँ। अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए? एक बार मैं आलोक जी को भी चर्चा में लाना चाहती हूँ। उससे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ आकुश श्रीवास्तव जी, क्या ये सच में ऑपरेशन लोटस है या ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? देखिए, पहले तो ये है तय कर लिया जाना चाहिए कि ऑपरेशन लोटस कराने वालों ने शुरू किया या आप सब, क्योंकि वो कुल मिलाकर के वो उसी समुद्र में मिलना है तो इसलिए ऑपरेशन लोटस मान लिया गया। तो मुझे लगता है मान लिया गया ज़्यादा सही है। क्योंकि चंपई सोरेन अब इस समय एक किनारे कर दिए गए हैं, एक बड़े पद पर रह चुके हैं, बड़े पद पर रहने के बाद एक अलग हिसाब किताब देख चुके हैं और अब फिर पुनः पुराने पद पे जाना शायद उनको ठीक लगता भी नहीं रहा होगा। और इसलिए बीच में जिस एक अजीबोगरीब स्थितियां हैं, चंपई सोरेन बहुत पाक साफ हो अभी भी नहीं कहने जा रहा हूं मैं। चंपई सोरेन कोई बच्चे नहीं है कि उनके उस पर एकदम से मीटिंग बुला ली गई और वो चले गए और फिर उनको लगा कुछ कह दिया गया प्रोग्राम नहीं है आप नहीं जाएंगे। तो आप नहीं जाएंगे तो किसने कहा था? आप बताएं ना कि कविता ने कहा था, हेमंत की पत्नी ने कहा था। और हेमंत, सही बात है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पूजा पाठ करके जेल गए थे, वो अच्छी तरीके से किस कारण से गए थे ये भी सबको पता हुआ है। लेकिन अगर वो अपने आप पे जा रहे हैं, चंपई सोरेन पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी उन्हें अलग रख करके एक चुनाव लड़वाएगी ताकि कुछ आदिवासियों के वोट कटें और फिर उसके बाद वो आपस बात का हिस्सेबाजी देख ली जाएगी, इस हिसाब से होगा। अभी की स्थिति में तो फिलहाल यही लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह कर के कुछ काम करेंगे। एकदम से पार्टी में आने से शायद उतना बड़ा लाभ उनको नहीं हुआ, क्योंकि बीते दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों में को लाया गया वो बहुत कोई बड़े लाभार्थी पार्टी के लिए नहीं साबित हुए। इसलिए अब नई रणनीति पर विचार हो रहा होगा और राजनीति में ये होता है, इसके लिए उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन झारखंड स्टार वाला चला जाएगा या कोई ऐसा। ठीक है आलोक शर्मा जी, मैं ब्लू स्टार ही मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया। अच्छा आलोक शर्मा जी, ये एक कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। कहीं कोई आदमी अपने पार्टी को छोड़ता है, फौरन से इल्जाम लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यही तोड़ रहे हैं, ये उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उपेक्षा हो रही है चंपई सोरेन जी की, सारा इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहावत का इस्तेमाल किया है, बद से बदनाम बुरा। बीजेपी अब बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है और बीजेपी ने बद रहते हुए ही तमाम सरकारें गिराई हैं। शायद आपको तो मेरे से भी ज़्यादा याद होगा, आप तो मीडिया की साथी हैं, कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर और तमाम राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किस तरह से सरकारें गिराई थी इन्होंने, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये बदनाम नहीं बचे, अब ये बद हैं और ये डिक्लेयर्ड बद हो गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाया जाता है। और आज जिस तरह से आज सब लोग क्यों कह रहे हैं, हर आदमी क्यों कह रहा है, आकुश श्रीवास्तव जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट क्यों कह रहे हैं कि नई रणनीति पे बीजेपी काम करेगी। जो लोग आते हैं, जिनको तोड़कर लेकर आते हैं, जिनको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं, उनसे महाराष्ट्र में काम नहीं चलता है। तो अब नई रणनीति पे काम होगा। ये तो आकुश श्रीवास्तव जी तो ना हमारे हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन पूरी तरह से ये रणनीति है, ऑपरेशन कमल का दूसरा रूप है ये। और ऑपरेशन कमल में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन जी को किसने बनाया था मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी ने बनाया था? जिनकी पार्टी ने बनाया था उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इंटरनल बात थी। चंपई सोरेन जी के पास अगर इतने बड़े वो लीडर थे, इतने विधायक थे, तो पहले ही बन जाते वो। फिर हेमंत सोरेन क्यों बने थे? जिसके साथ विधायक होंगे पार्टी में उसी ने बनाया होगा। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया ये भी पूरे देश ने देखा। अगर चंपई सोरेन जी इतने बड़े लीडर हैं तो बीजेपी डिक्लेयर कर दे ना। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं साहब आदिवासियों का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ईडी का एक दफ्तर का अधिकारी यहाँ दिल्ली से स्पेशली इस काम के लिए ट्रांसफर तो नहीं किया गया था, इसकी जांच कर लीजिए ना। वो ईडी का अधिकारी का उसका क्या इतिहास है वो भी जांच कर लीजिए। वो क्या स्पेशली इसी काम के लिए भेजा गया था? 4 महीने 5 महीने हो गए, क्या चार्जशीट फाइल हो गई? अगर एक कोई लैंड का मैटर है, 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ जो भी है, उसमें क्या मतलब 5 साल लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में? ये राजनीतिक विद्वेष से एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया लोकसभा चुनाव से पहले। उसमें भी झारखंड की जनता ने इनको पूरा उल्टा जवाब दिया। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी अब बिल्कुल अक्कू जी ठीक कह रहे हैं कि दूसरा फार्मूला इन्होंने निकाला है कि वोट कैसे काटे जाएं और वोट काटकर कैसे वहां पर सरकार बनाई जाए। लेकिन ये भूल गए कि मोदी जी का जो गुब्बारा था ना, वो 4 जून के बाद फट गया है।
ठीक है। नीट के एग्जाम के बाद फट गया है। अब उनके नाम पर जो वोट पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना और ये जोड़ तोड़ करना, इसी को ऑपरेशन कमल कहते हैं। और ये प्योरली नोटबंदी के पैसे से लिया किया जाता है। गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा कह रहे हैं का घोटालेबाज है, उसको अगले दिन गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि आप बदनाम नहीं, आप बद हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ही राज्यों का आप उदाहरण देख लीजिए जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की तो हमने बात कर ही ली, उसके अलावा पहले क्या हुआ, जब आपके राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, आपने कांग्रेस के विधायक थे, उनसे क्रॉस वोटिंग करा ली। उस वक्त कहा गया कि भाई सुखविंदर सुक्खू जो है उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। उसके बाद हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके 7 विधायक छोड़ करके जा चुके हैं। अब वो किस पार्टी में जाने वाले हैं ये अभी क्लियर नहीं है। बात कर ले महाराष्ट्र की, हर कोई जानता है कि वहां पर भी स्प्लिट किया गया था, शिवसेना को, एनसीपी को, दोनों पार्टियों को तोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहां अपना पार्टी जो है, उसके एक नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो छोड़ करके आपकी पार्टी में आ गए हैं। तो एक तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आप जो है अब हर पार्टी से तोड़ तोड़ के अपना रैंक्स को मजबूत कर रहे हैं। तो शक की सुई आप ही की तरफ आती है। आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नहीं पद्मजा, बिल्कुल आप पत्रकार हैं और आपकी व्यक्तिगत राय, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 55 से अधिक सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी ने निष्कासित की है तो ये तमगा कांग्रेस पार्टी के पास जाता है। देश के इतिहास में एक बार काला अध्याय इमरजेंसी अगर किसी ने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो बद से बदतर और लोकतंत्र और संविधान की संस्कार वाली कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो तो इस विषय पर शांत रहे तो ही ठीक रहेगा। और कहते हैं कि मोदी जी का जो पराक्रम है, मोदी जी का पुरुषार्थ है। अरे भाई, हम तो तीसरी बार 40 वर्षों के बाद तीसरी बार कोई सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के साथ आई है तो उसको जनता का आशीर्वाद मिला है। आप तो अभी भी 100 के अंदर रह गए हैं, 99 100 में नहीं आया है आपको, 99 आपको 542 में आए हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को पता है, देश की जनता ऑपरेशन डेमोक्रेसी करती है और ऑपरेशन डेमोक्रेसी के तहत अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद हमें देती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, मैं पुनः बताता हूं आपको पद्मजा, देखिए एक बात स्पष्ट है, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, सामंती मानसिकता के लोग हैं। ये कहते हैं ना कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा, सोनिया गांधी का बेटा ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, गुरुजी का बेटा ही झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। ऐसा नहीं होगा। चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आदिवासी की बेटी भी इस देश की राष्ट्रपति बनेगी, और दुनिया की कोई ताकत, कोई जॉर्ज सोरोस हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी परिवारवादी और सामंतवादी संगठन हो, इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित और पीड़ित को कोई नहीं रोक सकता है। और चाहे आप जो बोले, आप जो स्पेकुलेशन करें, अगर आदिवासी का अपमान होगा, इस प्रकार चंपैदा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन का बहुत खराब दिन था, मैं दर्द में था, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ये बीजेपी ने लिखा है क्या? ये तो चंपैदा ने लिखा है, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलन और पार्टी का स्वरूप दिया है, जो गुरुजी के समकक्ष हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अपने पार्टी के अंदर के आदिवासी को सम्मान नहीं देंगे और आपसे अपेक्षा होगी कि झारखंड की जनता आपको आशीर्वाद दे। झारखंड की जनता ने 14 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी है। पद्मजा, ठीक है। आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि जनता वोट देती है, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से बीजेपी की मदद करती हैं वो भी पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव है, 3-4 एमएलएस के यहाँ पर रेड पड़ गई, उनको जेल में डाल दो। जिस राज्य में चुनाव होता है इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी, सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स वाले शुरू हो जाते हैं। आज तक किसी भी एक लीडर के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर पाए हैं? आज भी 2G के नाम पर वोट मांगते हैं। 2G के ऊपर जितने लोगों को बरी किया वो इन लोगों ने किया। और जहाँ तक बात है सरकारें गिराने की, गिरने की, SR बोमई केस के बाद सीधा क्लियर हो गया था कि जो भी मेजोरिटी तय होगी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। लेकिन पहला एग्जाम्पल हुआ उसके बाद कि अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया और पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट किया गया। वो किसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ, कौन गवर्नर है? महाराष्ट्र में 7 बजे सुबह 2 लोगों को शपथ दिला दी जाती है गवर्नर बुलाकर। एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए थे कि किस तरह से दल बदल कानून जो है वो भी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किया है। नहीं, पर आलोक जी, आपके ऊपर जो अभी इल्जाम ये है कि आपकी सामंतवादी सोच है और आपके जो घटक दल हैं उनकी भी सामंतवादी सोच है कि राजा का बेटा राजा,
मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, जैसे ही हेमंत जी वापस आए वैसे ही फटाफट चंपई सोरेन को हटा दिया गया, जबकि वो आंदोलन में शामिल थे, गुरुजी के साथ लड़े हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में, पर उनको फौरन किनारे कर दिया गया। आंदोलन में सैकड़ों, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों हजारों लोग लड़े आंदोलन में, सबको मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? जिसके पास विधायक होंगे वही बनेगा। अगर चंपई सोरेन जी के पास विधायक थे तो कहते थे कि विधायक मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो सीधा सीधा संख्या का है, जिसके पास विधायक हैं, विधायक जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं तो कह रहा हूँ इतना अगर उनको लाड़ प्यार दुलार आ रहा है चंपई जी के ऊपर, तो बीजेपी आज ही डिक्लेयर करे कि भाई अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन की बात अगर हम जीत कर आते हैं तो चंपई सोरेन जी रहेंगे। बीजेपी करके दिखाए। ठीक है, एक ट्वीट देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से आपको चैलेंज दे रहा है। में बैठा एक तरीके से, हाँ आखिरी बात, आखिरी 30 सेकेंड आलोक जी, फिर गुरु प्रकाश पासवान। अंतिम बात कहना चाहूँ, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, आज भी वोटों की गिनती का मिलान नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है किशोर जी, आपके पास आ रही हूं मैं, पर गुरु प्रकाश देखिए जेएमएम ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक तरीके से वो मूल रूप से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के आदिवासी नेता उनको नजरअंदाज करके आप बाहर से इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं। झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी, इतने पूर्व मुख्यमंत्री आपके दल में हैं, आप बाहर से लाने में अभी भी जुटे हुए हैं और सारे आदिवासी हैं। नहीं बिल्कुल पद्मजा, देखिए अभी बिल्कुल जायज़ पॉइंट भी उठाया गया। मैं बताना चाहता हूँ और मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन बना हुआ है दलित आदिवासी। कितने दलित है, कितने आदिवासी हैं? कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की सरकारें हैं देश में पद्मजा। मैं पूछना चाहता हूँ कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उनके? मैं बताऊँ आपको जवाब, 0, एक भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है देश में। हमसे पूछो पद्मजा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन? विष्णुदेव साय, आदिवासी। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन? मोहन मांझी, आदिवासी। मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन? जगदीश देवड़ा, आदिवासी। राजस्थान का डिप्टी सीएम कौन? भैरवा जी, दलित। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें किसी प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सामंतवाद की बात करते हैं तो ये शुद्ध रूप से सामंतवाद और नव सामंतवाद का उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियो फ्यूडलिज्म। और अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भी बातों बातों में कह गए, इनके पूर्व विदेश मंत्री कहते थे कि मोदी जी आए यहाँ पे चाय बेचे। इनको दिक्कत होती है पद्मजा, इनकी समस्या नहीं है, इनका जो ढांचा है ना, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, इनका ढांचा ही दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। मणिशंकर अय्यर आके कहते थे कि हाँ कांग्रेस। अच्छा ठीक है, अब मणिशंकर अय्यर पे नहीं जाते, मैं जयशंकर गुप्ता, क्योंकि अब मणिशंकर अय्यर जी की बात करना शुरू करेंगे तो फिर कहाँ की बात कहाँ चली जाएगी। मणिशंकर जी को छोड़ते हैं। जयशंकर गुप्ता जी ये बताइए कि आखिरकार चंपई सोरेन किसी दल में जाएंगे? क्या वो सच में भाजपा में जाने भी वाले हैं और इसका फायदा किसको होगा? नहीं पद्मजा, देखिए जब भी किसी नेता के आत्मसम्मान को ठेस लगती है, जब वो इस तरह की बात करता है, वो तभी करता है जब उसकी कहीं और बातचीत पक्की हो चुकी होती है। उसके पहले उसको आत्मसम्मान के ठेस की चिंता नहीं रहती है। क्योंकि अभी देखिए, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक बार भी उनका कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब उनकी भाजपा के लोगों से बातचीत हो गई, पक्की हो गई, अब वो भाजपा में जाएंगे या चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे या फिर कोई और क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे जो भाजपा के लिए मुफीद होगा, उसके हिसाब से वो कुछ अपना कार्यक्रम तय करेंगे। पर हाथ तो थामेंगे भाजपा का ही, क्योंकि उन्होंने हाँ भाजपा के साथ जाएंगे। हमसफर मिले तो उनका हाथ बिना भाजपा से बातचीत किए हुए वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे। देखिए सीधी सी बात है कि जो इसके पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो हेमंत सोरेन के नाम पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। जनादेश हेमंत सोरेन के लिए था। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दे दिया तो जीतनराम मांझी को बनाया गया और ये सोच के बनाया गया कि फिर बाद में जब चाहेंगे नीतीश जी आ जाएंगे। वही बात मेरे ख्याल से ये रही, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो ये बात तय हुई होगी कि सब जब हेमंत सोरेन वापस आ जाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री हैं जेल में हैं, लेकिन आएंगे तो फिर रहेंगे, वही आएंगे।
अगर मान लिया 20 में स्टाफ अभी भी गैप, हैं। हाँ अभी भी हैं, अगर स्टाफ गैप अरेंजमेंट होता भी तो भी ये होता कि जब वो आएंगे तो बन जाएंगे, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर चंपई सोरेन भाजपा के साथ जाएंगे, बैकफायर तो नहीं हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर? देखिए भाजपा के साथ हेमंत अभी सोरेन तक जेल गए, एक सिंपैथी वेव मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अगर और फिर वो आकर के कहते हैं कि भाई मेरे परिवार को तोड़ा, मेरे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे नहीं पद्मजा, यही बात है। अभी तक देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने नेताओं को तोड़ा है बीजेपी ने। सूरज मंडल गए, शैलेंद्र महतो गए, हेमलाल मुर्मू गए, कितने लोग हैं। आज वो कहाँ हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है। भाजपा की राजनीति में उनको आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से अभी बताइए, दुर्गा सोरेन है, हेमंत सोरेन के भाई थे, उनकी पत्नी सीता सोरेन को अपनी पार्टी में लेके आए, परिवार तोड़ के ले आए, उसका फायदा क्या हुआ? मुश्किल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोड़ा को लेके आए कांग्रेस से, सीता मधु गीता कोड़ा दोनों की हार और गई। गीता कोड़ा को ले आए, उससे सबक नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में जितनी बुरी हालत हुई है बीजेपी की लोकसभा के चुनाव में, क्यों हुई? क्योंकि अजित पवार, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्टाचार शिरोमणि कहा और कहा कि उसको छोड़ेंगे नहीं, अशोक चव्हाण को कहा कि साहब आदर्श घोटाले का आरोपी, उसको जेल भेजेंगे, और उनको लेकर के राज्यसभा में भेज दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? महाराष्ट्र का जनादेश लोकसभा के चुनाव में आपके खिलाफ गया। हरियाणा में यही हुआ, हरियाणा में भी आप सीटें हारे। दुष्यंत चौटाला आज कहाँ हैं? दुष्यंत चौटाला को लेकर के आपने सरकार बनाई, फिर अलग कर दिया उनको, अब विधानसभा में अलग अलग लड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। मुश्किल यही है कि हमारे राजनीतिक दल और हमारे राजनीतिक नेता देखते सुनते सब कुछ हैं, लेकिन जब अपना फैसला करना होता है तो उन सब चीज़ों को दरकिनार कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो फिर आकू श्रीवास्तव जी, इसका पूरा फायदा क्या है? ये जो इतनी माथापच्ची करके हर राज्य में लोगों को लेकर के आना, अभी मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, लोकसभा चुनाव में भी ज्यादातर लोग जो दल बदल करके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, ज्यादातर हार गए, भले से ही वो कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो। तो फिर इन सबको लाने का फायदा क्या है? या फिर एक नैरेटिव बन जाता है कि भाई देखिए बाकी दलों में एक तरीके से लोग छोड़ने को तैयार बैठे हुए। आंकड़ों की बात करें तो 114 शायद बड़े नेता शामिल किए गए थे, और मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो 24 सिर्फ उसमें जीत पाए, बाकी सब हार गए। तो 25% ही सिर्फ लगभग 20-22% ही जीते थे, बाकी सब हार गए थे। असल में एक माहौल बनता है, ऐसा माना जाता है कि एक माहौल बनता है, पार्टी पक्ष में लोग जा रहे हैं, एक हवा बनने की कोशिश होती है। लेकिन बड़ी पार्टी में जब लोग जाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि उसका अपना कार्यकर्ता नाराज होता है, अपने जो शुभेच्छुक होते हैं वो नाराज होते हैं। उनको लगता है कि उनका काम कैसे चलेगा, बड़े आदमी के आ गया, उसको आपने राज्यसभा दे दिया। आरती पीएन सिंह जो कभी शायद खुद जीतते ना जीत पे, वो राज्यसभा बढ़िया सुशोभित हो रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हुए, और खासतौर से सबसे बड़ा उदाहरण तो अजीत पवार का रहा है। तो अजीत पवार, जिसको सुबह शाम रात दिन भ्रष्टाचार का नरेश बताया जाता था, और वो खुद नहीं जीतने की स्थिति में है, तो खुद भी तो अब पत्नी उनकी जो हालत हुई, कुल मिला के एक सीट जीते उन्होंने, एक सारी लड़ी जीते थे वो पूरा। तो ये अब मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी सबक ले रही, लेकिन रणनीति करेगी, दूसरे को नुकसान। राजनीति में तो नुकसान फायदा करने की कोशिश की ही जाती है, ऐसा चाहे वो कांग्रेस करेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी करेगी, और सब लोग करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा नया काम नहीं होने जा रहा है, इसके पहले भी होता है, बाद में भी हो रहा है। अब रणनीति और ये देखेगी कि बाहर रख करके कैसे नुकसान किया जा सकता है। गुलाम नबी आजाद का क्या हुआ, और गुलाम नबी आजाद का होगा क्या? यही होगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब वो वापस कांग्रेस में भी आ सकता है। तो किशोर तिवारी जी, जब परिस्थिति बदल जाती है तो लोग कहते हैं दिस इज डेमोक्रेसी, यही राजनीति होती है। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो कहते हैं ये फांसीवाद है। भाई कई सारे लोग तो शिंदे गुट से आपकी पार्टी में भी वापस आए हैं ना, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया पिछले 1 साल में। माफ करना, गद्दारों को हमारे यहाँ प्रवेश नहीं है, किसी भी गद्दार को हमने प्रवेश दिया नहीं। और उद्धव जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम जनता में ऐसे गद्दार चेहरे लेके जाएंगे नहीं। आपको मैंने बताया हूं कि बीजेपी गुरु प्रसाद जी कबूल करे या ना करे, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि पार्टियां तोड़े, परिवार तोड़ा, लेकिन जनता को नागवार गुजरता है, जनता को नागवार गुजरता है। अब हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया, उनकी बेल ऑर्डर कहती है कि वो निर्दोष है। अब टाइम गैप के लिए चंपई सोरेन को रखा गया 5 महीने में, उनकी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षा बढ़ गई। हाँ, वो और उन्होंने वो महत्वाकांक्षा अभी दिख रही है। तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक तत्व की राजनीति, एक नीति की राजनीति करती थी, लेकिन अब क्या हुआ मुझे मालूम नहीं।
जब से मोदी शाह आए हैं वो तत्व तो तब छोड़ दिया है और पार्टियां तोड़ो और राज करो, यह चल रहा है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा पदमजा जी, ये एक बात बोलूंगा कि गुरु प्रसाद पासवान ने एक बात अच्छी बोली कि परिवारवाद कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता। मैं अभी बता रहा हूँ, बच्चों को बनाओ या फिर घर के चपरासी को बनाओ, ये सब टालना चाहिए। जो गुरु प्रसाद पासवान सरी के लोग हैं, इनको भी चांस देना चाहिए। बीजेपी में किसी को चांस देते ही आप शिवसेना यूबीटी में है ना, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं पदमजा जी इसीलिए बोल रहा हूं कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो डरने लगे। एक बेटा, दो बेटा, एक बहू, दूसरी बहू, फिर साले का बेटा, तो ये सब चीजों से क्या होता है कि कार्यकर्ताओं में असंतोष रहता ही है। मैं कहीं आप में तो असंतोष नहीं है आदित्य जी की वजह से? नहीं, मैं तो आंदोलक आदमी हूँ। अब अपना व्यक्तिगत असंतोष तो नहीं बता रहे हैं? अरे नहीं, मुझे मालूम है मैं चापलूस नहीं हूँ, मैं नहीं बनूंगा, तो मैंने मेरा मन बना लिया है। लेकिन गुरु प्रसाद या बीजेपी वाले परिवारवाद को बोलते हैं तो परिवारवाद यह विषय गंभीर भी स्वरूप ले सकता है, ये बात आप देखना। अब गुरु प्रसाद जी ये बात तुम करो कि गुरुजी का बेटा चुनाव में मुख्यमंत्री होगा, इसीलिए तो वोटिंग हुआ था, और गुरुजी के बेटे को आपने जेल में डाल दिया। तो अभी मैं बता रहा हूं कि टालना चाहिए। आपके पास 4 एकड़ जमीन के लीज पर आप एक सीएम को जेल में रखते हैं, तो ये लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, आपने ये टालना चाहिए। ठीक है किशोर जी, क्योंकि अब दल बदलने की बात हो रही है, कम से कम 4 ऐसे नेता हैं जिनकी बार बार खबरें चल रही हैं मुंबई में कि वो एकनाथ शिंदे को छोड़ करके वापस शिवसेना में आ सकते हैं। मनसे के नेता हैं जिनको आपने लिया है वापस पार्टी के अंदर। आप भी करते हैं ना, राजनीति ऐसे ही होती है कि भाई अगर कोई मजबूत नेता है, उसकी किसी जगह पे मजबूत पकड़ है, आप उसको अपनी पार्टी में लेंगे ही सही। नहीं, ये देखो, मैं शरद पवार जी या उद्धव जी दोनों ने तो तय किया है कि जो लोग इस प्रकार के फायदे करा के जाते हैं, वहां भी जाके पैसे खाएंगे, इधर भी आके पैसे खाएंगे, तो जनता अपना चॉइस ले लेगी। आपने बहुत बढ़िया जनता अपना डिसीजन ले लो। किशोर जी बहुत फ्रैंक हो जाते हैं डिबेट। किशोर जी कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं। बहुत पैसा, सच बात यह है कि जितना दक्षिण में और महाराष्ट्र में पैसा चलता है वो अद्भुत है। देखिए हमारे आलोक जी भी हंस रहे हैं कि पैसे पे, तो पैसे की राजनीति तो सब बहुत बढ़िया हो रही है। भी मौसम है, वो मान ही रहे हैं कि भाई वहां भी पैसे खाए हैं, यहाँ भी आके पैसे खाएंगे। अरे कुछ मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए किशोर जी। चलता था ये अडानी ने बंबई हत्या ली, तो जब से ये चलने लगा है। वो अडानी वो एक बस्ती है, वो आधी बंबई लेना चाहते हैं। उन्होंने 5-10 हजार खर्चा करके मेरे विधायक को तोड़ा। मेरे मित्र है सब विधायक, बेचारे जिंदगी की कमाई मिल गई ना, तो सत्ता छोड़ के चले गए। अब ये टिकटें भी कोई पैसे लेके बांटेगा तो फिर अक्कू जी कैसा होगा? आप इतना आसान है क्या? विधायक को तोड़ना बच्चा होता है, मंत्री को तोड़ना बच्चा होता है। वो सब जानबूझ के जाते हैं, जानबूझ के सोच के जाते हैं कि वो बीजेपी में उनको फायदा है, पैसा है, बीएमसी के चुनाव में पैसा है, पावर का पैसा है, जानबूझ के सब लोग जाते हैं। कोई भी इसमें दूध का धुला अब तो कम से कम नहीं नजर आता। एक बात मैं ऐड करता हूँ अक्कू जी, जब तक जनता करप्ट लोक प्रतिनिधियों को चुनते रहेगी, इनको जूते के नोक पे नहीं रखेंगी, तब तक ये गंदगी दूर नहीं होगी। और देश को अभी इवोल्यूशन से नहीं, रिवॉल्यूशन से ही बदलना चाहिए। नहीं, उसके साथ एक बात और है कि जब तक राजनीतिक दल ऐसे भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं देते रहेंगे, अगर आप टिकट देंगे, चुनाव में उम्मीदवार बनाएंगे, तो चुनना चाहे भाजपा को होगा या शिवसेना को, तो दोनों पार्टी का अगर भ्रष्ट है तो उसमें कोई एक भ्रष्ट चुना ही जाएगा। पहले तो राजनीतिक दलों को ये पहल करनी होगी ना। नहीं, जब तक वो दूसरे पाले में होता है, हर कोई भ्रष्ट दिखता है, अपनी तरफ आते ही हर कोई एकदम सफेद हो जाता है। पर आलोक शर्मा जी, आपने बहुत सही बोला कि बार बार चुनाव के लिए आप किसी पार्टी को तोड़ करके इस तरीके की राजनीति नहीं कर सकते। मैं अभी पढ़ रही थी, कुछ 1 महीने पहले ही तेलंगाना में केटी रामाराव, जो कि बीआरएस के नेता हैं,
वो कह रहे थे कि राहुल गांधी एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान को तार तार करते हैं। उनकी पार्टी को आपने छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ ही महीनों में आपने 7 विधायक, 6 एमएलसीज और एक राज्यसभा के सांसद को अपनी पार्टी में ले लिया। अब ये भी क्या संविधान पे हमला है? ये आपका ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन हाथ है, या ये शुद्ध राजनीति? देखिए, खाली कर दिया आपने बीआरएस को। देखिए, मुझे लगता है राज्यसभा जिनको जिस समय पर राज्यसभा जिनकी ली गई, राज्यसभा मेंबर को जिनको लिया गया, वो पहले भी कांग्रेस में थे। उनके कांग्रेस में आने से ऑपरेशन लोटस से तुलना करना गलत है। ना तो सरकार के ऊपर कोई खतरा था, ना सरकार किसी तरह से गिर रही थी, ना हमने उनको 4-5 एमएलएज को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी की सरकार को तोड़ा है। आज विपक्ष में थे वो, हमने किसी के ऊपर ईडी सीबीआई के केस किए हों और केस को वापस ले लिया हो, किसी को कहा हो कि ये 5 एमएलए भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर एसीबी के छापे पड़वाए हो, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया हो। बीआरएस के ऊपर आप करप्शन के केसेस कर रहे हैं। जब से, अरे सर, जब से आपकी सरकार आई है तेलंगाना में, आप बीआरएस के नेताओं के ऊपर केस चला रहे हैं और आप उनकी भी जांच करवा रहे हैं। और चलिए, आपने एक केशव राव की बात की जो कि राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ, वो थे कांग्रेस में, पर उसके अलावा 7 विधायक और 6 एमएलसीज भी तो हैं जो बीआरएस से आप लेकर के आए। वो सत्यमेव जयते था। देखिए, बीआरएस तो पूरी कांग्रेस में थी। बीआरएस के तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस में थे, हमें धोखा देकर गए थे। फिर तेलंगाना की जनता को धोखा दिया तो तेलंगाना की जनता ने उनको घर बैठा दिया। क्या वो नहीं कांग्रेस में थे? जिस समय तेलंगाना की मूवमेंट हुई तो हमारे मुख्य लीडर थे वो, और जिस तरह से केटीआर ने पूरा मूवमेंट चलाया था, हमने उनके ऊपर भरोसा किया। और उसके बाद उनको लगा कि एमएलए इस तरह से हो गए, छोटी असेंबली है, तो वो भाग लिए। तो वो तो खुद कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस से ही मैक्सिमम लोग गए हुए हैं। लेकिन किसी के ऊपर केस चला के और केस वापस ले लियो, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। आज बात यह है कि किस तरह से आज बात की जा रही है। हिमाचल में आपने देखा, बीजेपी ने कौन सा केस किया है? किस तरह से 6 विधायक, चंपई सोरेन तो स्वेच्छा से ही जा रहे हैं ना, जहां जा रहे हैं। वो तो अपनी मर्जी से झारखंड से निकले, बंगाल गए, बंगाल से दिल्ली आए। उनके ऊपर कौन सा केस किया है? देखिए, ये पूरी चाल थी। पहले केस किसके ऊपर? और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी टूटेगी, कुछ और दिक्कत होंगी। लेकिन वो पार्टी, विधायक सब इकट्ठे रहे। चंपई सोरेन जी को पूरी तरह से आसन दिया गया, लेकिन चंपई सोरेन जी के आसन मिलने के बाद भी बीजेपी का काम नहीं चला, तो बीजेपी ने दूसरा बाईपास रास्ता निकाल लिया। केस किसी के ना किसी के ऊपर तो किया गया। और जहां तक अभी अक्कू जी कह रहे थे कि सब लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, अक्कू साहब ईडी सीबीआई मुझे दे दो। जितने जर्नलिस्ट जो भाजपा का चोला पहन के बैठते हैं टीवी चैनल्स पे, कल से एक भी नहीं बैठेगा। और भाजपा के तमाम लीडर्स, आपकी नहीं कह रहा, अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भी ईडी पीडी में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा, तो जो अगर विधायक चोरी चकारी बाकी काम में हैं, तो अगर ईडी आ रही तो स्वागत कीजिए और साफ हो जाइए तो किनारे बैठ जाइए, आगे फिर लड़िए बैठ करके, इसमें क्या दिक्कत है? अरे साहब, मुझे केवल ये बता दीजिए, पाक साफ महोदय है, ये नेशनल हेराल्ड का केस 12 साल से चल रहा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। ये पता 50 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। ये छोड़िए ना, जनता सब समझ गई है, पूरे चेहरे सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, गुरु प्रकाश, सिस्टम ऐसा तो मोदी जी का अचार डालने फिर हम। अरे भाई, आप बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा संसद में आकर खड़े होकर कि 1 साल में सारे के सारे केसेस, जितने पॉलिटिकल केसेस हैं, उनको खत्म कर देंगे हम। क्या वो पूरी तरह से क्या खत्म हो गए केसेस वो? ठीक है, इसका जवाब गुरु प्रकाश को देने दीजिए। गुरु प्रकाश जी। नहीं, पद्मजा अभी तमाम बातें बोली गई, और ये अपने किशोर दास जी ने भी बोल दिया, किशोर तिवारी जी ने, सॉरी, कि भाई अगर किसी की महत्वाकांक्षा जागी, या अगर मान लीजिए चंपई दा को बैठाया गया तो आपने एहसान किया क्या? ऐसे बार बार बोल रहे हैं कि चंपई दा को हमने बैठाया, चंपई दा को हमने बैठाया। आपने एहसान किया क्या? आपके पॉलिटिकल कंपल्शन थे, वो सीनियर मोस्ट लीडर थे, तब आपने उनको वहाँ बैठाया। आपने एहसान नहीं किया, हम बता देना चाहते हैं आपको। नंबर दूसरा, देखिए, ये सीबीआई ईडी की बात करते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज आर एम लोधा ने क्या कहा था, मैं यहाँ बोल करके आपका समय नहीं व्यर्थ करना चाहता हूँ। सीबीआई इज अ केज्ड पैरेट। और पत्रकार सरकार कैसे चलाते थे, नीरा राडिया संस्करण सबको याद है कि पत्रकार ही ये तय करते थे कि कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग किस व्यक्ति को मिलेगा। तो मुझे लगता है आज कम से कम ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए पद्मजा, मैं बार बार कह रहा हूँ,
वो चाहे पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी हो, इनके लिए दलित और आदिवासी सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी एकमात्र उदाहरण नहीं है। बिहार में भोला पासवान शास्त्री, आंध्रा में दामोदरन संजीवैया, मेरे पास पूरी की पूरी सूची पड़ी है। बाबू जगजीवन राम इतने त्रस्त हो गए थे, इस पुस्तक में लिखा है, इंदिरा गांधी जी ने कह दिया था कि बाबू जगजीवन राम किसी कीमत पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, वो हटेंगे नहीं। बेचारे इतने पेन में गए वो कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है। तो दलित आदिवासी के प्रति इन लोगों के मन में एक सामंतवादी मानसिकता है, एक घृणित मानसिकता है। मैंने यहां उदाहरण दे दिया आपको कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी। आपको मौका मिलता है, आप आदिवासी को स्थान कहां देते हैं, आप दलित को स्थान कहां देते हैं? उल्टा कर्नाटक के सरकार में जो दलित कल्याण के लिए पैसा आता है उससे लंबोर्गिनी खरीद ली जाती है। यहां मुंह मत खिलवाइए। आप लोगों का जो दलित और आदिवासी के प्रति जो असल चेहरा है वो आज एक्सपोज हो गया है। आलोक जी, आपके दलित आदिवासी प्रेम पर हंस रहे हैं। जो न्यू फ्यूडलिज्म का जो माइंडसेट है वो आपके सामने है। कल ही यूपीएससी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकाली है, डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरी और तमाम पदों पर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर रैंक पर लोगों को बैठाया है। कितने आदिवासियों को बैठाया, जरा एक का नाम बताएं। अच्छा, वो अब मुद्दा ही अलग हो जाएगा। पर आरोप लगाना आसान है। आदिवासियों के जम्मू मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री थे सर। मनमोहन सिंह कहां से आए थे? कहिए कि अगला कहां से आए थे ये बताइएगा। अरे भाई हम तो मनमोहन सिंह भी लैटरल एंट्री थे सर। सिंह आलूवालिया हो चाहे मनमोहन सिंह हो, मनमोहन सिंह जी को सांसदों ने चुना था और सोनिया गांधी जी को कहा गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ज्यादा काबिल हैं। हमने काबिलियत देख के बनाया था, हमने ये देख के नहीं बनाया था कि चाय वाला है तो उसको बना दो। लेकिन असली चेहरा चाय वाले का बाद में पता चला। ठीक है, कि सबकी चाय खाली कर दी। ठीक है, पर आपसे जो सवाल पूछा गया था वो आपसे जो सवाल पूछा गया है गुरु प्रकाश जी, वो ये है कि कांग्रेस में जब भी कोई नेता आता है तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो एक स्वच्छ राजनीति में का हिस्सा बनना चाहता है। आप लोगों पर दबाव बना करके उनको अपने पाले में लाते हैं और यही आप झारखंड में भी कर रहे हैं, यही आपने महाराष्ट्र में किया, यही आपने हिमाचल में किया, यही आपने कर्नाटका में किया। फर्क ये है। नहीं देखिए पद्मजा, आप स्वतंत्र हैं, ये स्पेक्युलेटिव है, ये सब एक आकलन है जो आप कर रही हैं। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। अगर ऐसा होता तो लगातार तीसरी बार 2024 में 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। जहां तक झारखंड का विषय है, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के हृदय के बहुत करीब है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी थे कि नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं। बाबूलाल मरांडी किस पार्टी में है? अर्जुन मुंडा किस पार्टी में है? करिया मुंडा किस पार्टी में है? देखिए, दलित आदिवासी के मुद्दे पे आप जब बहस करने आते हैं तो संवेदनशीलता, आंकड़े, सेंसिटिविटी सब लेकर के आइए। इस प्रकार की सामंती मानसिकता मत लेकर के आइए। इस प्रकार की सामंती मानसिकता मत लेकर के आइएगा आप। बाबूलाल मरांडी कहां से हैं? आपको मौका मिला, आपने एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया सर। कौन दलित मुख्यमंत्री बनाया? कौन बनाया है? और नीतीश कुमार ने तेलंगाना का मुख्यमंत्री दलित है क्या? तेलंगाना का मुख्यमंत्री आदिवासी है क्या? हिमाचल का मुख्यमंत्री दलित आदिवासी है क्या? हिमाचल का मुख्यमंत्री दलित आदिवासी है क्या? हमको मौका मिला तो हमने दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। आपने नहीं बनाया है। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। आपने भाई आप बताइए ना, उड़ीसा में आपने कितने बनाए? उड़ीसा में कितना बनाया आपने? छत्तीसगढ़ में कितना बनाया आपने? सवाल कर रहे हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हमने बनाया है। राजस्थान में हमने बनाया है दलित मुख्यमंत्री। आंकड़ों की बात होती है सर, संवेदनशीलता की बात होती है सर, संवेदनशीलता की बात होती है सर। राजस्थान में चले जाइए, किरोड़ीलाल मीणा जी क्या आपके लिए शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के लिए? सुन लीजिए जरा। दलित समाज को उप मुख्यमंत्री है, आप देख लीजिए सर। कहूंगा बीजेपी के लिए आपको नहीं मिलता है सर। बीजेपी के लिए किरोड़ीलाल मीणा क्या कह रहे हैं उसका कर लीजिए। SC/ST वोटर आपसे खिसक गया है, इसलिए आप लोग बौखलाए हुए हैं। सत्ता में साझेदारी नहीं दे सकते हैं साहब। आप कहिए ना, आप कहिए कि हम दलित साझेदारी नहीं दे सकते। हरियाणा में हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे अगला। अरे भाई आप कहिए ना, हरियाणा में हम अगला दलित मुख्यमंत्री आप हरियाणा में अगला दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे अशोक जी? उड़ीसा में कौन है? आलोक जी, हरियाणा में आप अगला दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे? बताइए ना आप जरा। आप भूपिंदर सिंह हुड्डा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर आप जीते तो? मैं उत्तर देता हूं।
मैं उत्तर देता हूं। हमने तो राष्ट्रपति भी बनाए, स्पीकर भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए, नहीं, सब क्योंकि बनाए। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की तो मैं मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई कि क्या आप ऐसा चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या आप दलित मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? ऐसे मत बोलिए आप। अरे भाई सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। मैं फिर कहूंगा कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में मुख्यमंत्री एमएलए तय करेंगे। अगर एमएलए किसी दलित को तय करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो फिर टीवी की और डिबेट हमने पे तो गुरु अभी प्रकाश जनरल पासवान सीटों पर कैसे भी तय कर देंगे कि रिजर्व भाजपा का कैटेगरी के लोगों को- मुख्यमंत्री कौन होगा? एक मिनट। आपके विधायक तय करेंगे, उनके भी विधायक तय वही कह करेंगे। रहा हूं ना, फिर काहे को हिमाचल, एक मिनट, पद्मजा जी फिर हिमाचल का सवाल नहीं पूछना चाहिए ना कि हिमाचल में कांग्रेस ने किसको बनाया, उसने किसको बनाया। अरे भाई कहिए ना, मोदी जी के बाद दलित प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, किशोर कहिए तिवारी। 2.5 साल के बाद दलित प्रधानमंत्री देंगे हम। चलो एक बात मैं बताता हूं। गुरु प्रसाद पासवान जी, आप जरा नए नए बीजेपी में आए, मेरी जिंदगी में बीजेपी में गई है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको भी यह तजुर्बा आ जाएगा। मैं अभी बता रहा हूं जो कुछ है। राष्ट्रपति जो महामहिम है उनके क्या हाल है मुझसे पूछिए। और अभी आपने एक बोला, एक मिनट, अरे आप रटे रटाए मत बोलिए, मेरी बात सुनिए कि आपने बोला आदिवासियों के विकास का नीति। ये सच है सर। अरे मुझे बोलने, अरे आप उनको अपनी बात खत्म करने बताएंगे थोड़ी। हाँ, मैं अभी बता रहा हूं कि आदिवासी विकास का निधि राज्यों को बार बार कहने के बाद भी वो डाइवर्ट करते हैं। इसमें इनके महाराष्ट्र राज्य ने इस साल 90% निधि डाइवर्ट किया है। तो महामहिम पासवान जी, जरा अपने राज्यों को तो सबक सिखाइए। हाँ, और आप जो बीजेपी ये बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है, यहाँ कहाँ दलित वलित का कुछ चलता है? चलिए, ये क्या, ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। एक सेकंड। जयशंकर गुप्ता जी, अगर जैसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितने नेता बाहर से आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उससे सच में कुछ फायदा होता है या फिर अब इस तरीके की राजनीति की एक्सपायरी डेट जा चुकी है? नहीं, इसके दोनों ही उदाहरण हैं। कई मामलों में फायदा भी हुआ है और कई मामलों में नुकसान भी हुआ है। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव में तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन चंपई सोरेन अगर मान लीजिए अगर जाते हैं भाजपा के पाले में या भाजपा के इशारे पे कोई रीजनल पार्टी बनाते हैं, तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज़रूर कुछ नुकसान हो सकता है। क्योंकि कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन का अच्छा काम है, उनकी अच्छी पकड़ है। वहाँ 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जेएमएम के वहाँ पे 12 एमएलए हैं, भाजपा का तो 0/0 है, कांग्रेस के भी 2 एमएलए हैं वहाँ पे। लेकिन अगर चंपई सोरेन उधर गए तो आदिवासियों का, जो संथाल आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है कि भाजपा के साथ जाए। लेकिन अतीत में जैसे उदाहरण बताया ना कि भाजपा अपने में शामिल तो करती है बहुत ही शान और शौकत के साथ, खूब गाजे बाजे के साथ, लेकिन उसके बाद उसको ऐसा हाशिए पर डालती है कि लोग उसका नाम भी भूल जाते हैं। और गुरु प्रकाश भाजपा के एक उभरते हुए अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मित्र संजय पासवान के सुपुत्र हैं वो। जो भाजपा के नेता थे, आज हालांकि आज वो भी हाशिए पे ही कहीं हैं, कहीं उनका नाम नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन उनको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप उदाहरण दे रहे थे कि आप कांग्रेस ने कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भाई उड़ीसा में गिरधर गोमांग आदिवासी ही थे। मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, जमुना देवी आदिवासी थी। तो ऐसा नहीं है, आदिवासी तो जहाँ जैसा मौका होगा। अब हिमाचल प्रदेश में आदिवासी नहीं होंगे, हरियाणा में कोई आदिवासी नहीं होगा, तो आदिवासी कैसे किसी को बनाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ है, सच बात यह है कि देखिए, सच बात यह है कि जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल हाथ में ले लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू की थी और उसके साथ उसके सारथी थे हमारे मोदी जी। एक चीज़ मैं जानना चाहता था जरूर पद्मजा, इससे हरियाणा में चुनाव कब होंगे? 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं इसी साल। एक सेकंड पद्मजा, बस। चूंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, भाजपा का एक नारा बन गया है। लेकिन पिछले बार हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ था, एक दिन हुआ था। इस बार दोनों एक साथ क्यों नहीं हो रहा है? हरियाणा एक साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका जवाब, झारखंड क्यों नहीं हो पा रहा है? झारखंड में क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली छप गया था, क्योंकि जो सूत्र हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ही उन तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसा छप गया था। गुरु प्रकाश, आखिरी 30 सेकंड।
नहीं, देखिए, अभी उदाहरण दिया गया है और भोला पासवान शास्त्री जी का भी उदाहरण जयशंकर जी को अच्छे से जानकारी है कि कितने समय के लिए वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। गिरधर गुमांग जी ने भी अपने 5 वर्ष पूरे नहीं किए थे, जमुना देवी जी ने भी अपने 5 वर्ष पूरे नहीं किए थे। मेरा साधारण सा आर्गुमेंट था कि कांग्रेस पार्टी के लिए दलित और आदिवासी मात्र स्टॉप गैप अरेंजमेंट होते हैं। 6 महीने का टर्म बचा है, दलित को मुख्यमंत्री बना दो और दलितों का वोट ले लो। पर मुझे आपने फॉलो किया था ना चन्नी जी का, चन्नी जी को 5 साल का टर्म दिया था क्या इन लोगों ने? नहीं दिया था। ये दे ही नहीं सकते हैं, इनके मानसिकता का ही अंग नहीं है कि किसी दलित को, किसी आदिवासी को सम्मान दिया जाए। यदि ऐसा होता पद्मजा, और मैं डंके की चोट में कहता हूं, यदि ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से हाशिए पे खड़ी है वैसे हाशिए पे नहीं खड़ी होती। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ, देखिए मैं बीच में, किशोर जी, यूपी किशोर जी, में खत्म कर दीजिए बात, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। खत्म कर, ठीक है, देखिए समय की कमी है। 6 महीने रह जाए तो यूपी में बना दीजिएगा। कहां जाएंगे चंपई सोरेन? क्या वो अब भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? और क्या ये दलित आदिवासी सम्मान की बात है या राजनीतिक फायदे की बात है? ये मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।